नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्वत जन डिजिटल। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी सा। इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रदेश कार्यालय कांग्रेस में और मेरे साथ गरिमा दसौनी जी है। दसौनी जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आज सुनने में आया कि कुछ परिवर्तन कांग्रेस में देखने को मिल सकता है, कुछ बड़ी चीज़ें कांग्रेस में हो सकती हो। क्या चीज़ें हैं? नहीं, ऐसा तो कोई खबर हमारे पास नहीं है। हाँ, हमारी सीडब्ल्यूसी की बैठक ज़रूर दिल्ली में आहूत की गई है, जिसमें हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा, हमारे तमाम उपाध्यक्ष, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, हमारे यहाँ से माननीय हरीश रावत जी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव भी हैं, सीडब्ल्यूसी मेंबर भी हैं, वो भी शायद प्रतिभाग करें। तो ऐसे में जो 5 राज्यों में हमने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उसके क्या कारण रहे, क्या हमारे से चूक हो गई, इन बातों की समीक्षा बैठक हो रही है। क्योंकि इस साल भी आगामी कई राज्यों में चुनाव होने हैं, तो अगर हम अभी अपनी कमियों को दुरुस्त कर लेंगे तो हो सकता है कि हम आने वाले चुनावों में अच्छा परफॉर्म करें। और ये तो एक रिवाज चला आ रहा है, पुराना रिवाज है कि चाहे जीतो चाहे हारो, पार्टी समीक्षा ज़रूर करती है। सुनने में आ रहा है कुछ बड़े चेहरे इस्तीफा दे सकते हैं, तो ऐसे में क्योंकि कांग्रेस की जो स्थिति अभी बनी हुई है उसको लेकर ये बात बोली जा रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इस्तीफ़ा देने से कहीं से कहीं तक आप कांग्रेस को मजबूती प्रदान करते हैं। डेफिनेटली सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, इसलिए ये हार भी सामूहिक रूप से हम लोगों को अपने कंधे पर उठानी होगी। क्योंकि कभी भी चुनाव एक व्यक्ति के बलबूते न लड़ा जाता है, न जीता जाता है। चुनाव जो है एक टीम वर्क होता है। नेताओं के और कार्यकर्ताओं के गठजोड़ से ही चुनाव लड़ा जाता है। नेता मार्गदर्शन करते हैं और कार्यकर्ता फील्ड में उतर के उसके क्रियान्वित करते हैं। तो ऐसे में अगर हार हुई है तो हम सबको उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। गरिमा जी, कल शाम से कुछ बातें सुनने में आ रही है, सियासी गलियारे, इससे आप रूबरू हैं या नहीं है, लेकिन पत्रकार थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर बताना चाहते हैं आपको कि हरीश रावत जी के इस्तीफे की बात जोरों पर पकड़ चुकी है, क्योंकि उनके बयान के बाद इस तरीके की जो हार मिली है, कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है कि कांग्रेस की जिम्मेदारी अब हरीश रावत अपने ऊपर ले रहे हैं। नहीं, ये तो इन लोगों का बड़प्पन है कि कभी अध्यक्ष जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हार की जिम्मेदारी स्वयं कबूल कर रहे हैं, कभी माननीय हरीश रावत जी हार की जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो ये इन लोगों का बड़ा दिल कह सकते हैं, लेकिन हम कार्यकर्ताओं की भी जिम्मेदारी थी। हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी अपने पद पर रहकर निभानी थी। अपना जो भी रोल हमको दिया गया था वो हमको निभानी थी। और अगर हम परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाए हैं चुनाव में, जो शिकस्त हमें मिली है, उसकी जिम्मेदारी हम सबकी बनती है। केवल अकेला चना भार नहीं फूंक सकता, ये कहावत है। उसी तरह से अकेले माननीय हरीश रावत जी क्या कर लेते या माननीय गणेश गोदियाल जी क्या कर लेते, वो तो हम सब कार्यकर्ताओं का मिला जुला एक सहभागिता के संग लड़ा गया चुनाव था। और मुझे लगता है शिकस्त की जिम्मेदारी हम सबकी है, लेकिन इस्तीफा देने से बात नहीं बनेगी। हमने पार्टी को पुनः अगर स्थापित करना है और अपने पैरों पर खड़ा करना है तो फिर दुगनी ताकत के साथ हमें लगना होगा, जोश के साथ लगना होगा। इमोशनल होकर इस तरह के कदम अगर हम लोग उठाएंगे, इस्तीफे देने शुरू करेंगे, तो मुझे लगता है कि पार्टी के वजूद पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठेगा। गरिमा जी, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस की और सशक्त महिला भी हैं, इस नाते मैं आपसे एक सवाल करूंगी कि आपको लगता है कहीं ना कहीं हरीश रावत जी की जो कार्यशैली थी, हरीश रावत जी ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा, कहीं ना कहीं वो कांग्रेस की हार की एक वजह बनी? शायद हरीश रावत चेहरा ना होकर कोई और चेहरा होता तो शायद कांग्रेस आज 19 से ज़्यादा सीटें लेके आ जाती। पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि माननीय हरीश रावत जी चेहरा कभी थे ही नहीं कांग्रेस पार्टी के। पर वो उनका एक बयान था ना कि अगर मैं मुख्यमंत्री नहीं बना तो अब घर बैठूंगा, लेकिन वो अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। हाँ, निश्चित तौर पर बयान उन्होंने दिया, और वो बयान बहुत लॉजिकल बयान था। जो एक बार प्रदेश का मुखिया रह लिया हो, वो किसी के अधीन काम नहीं करता, तो एक सबॉर्डिनेट की तरह काम नहीं कर सकता। ये एक प्रोटोकॉल कह लीजिए या एक हमारे समाज की रीति कह लीजिए कि प्रोटोकॉल भी नहीं बनता कि वो क्योंकि हेड रहे हैं ऑफ द इंस्टीट्यूशन या ऑफ द स्टेट, तो उसके बाद वो किसी और पद पर जाएं। तो उन्होंने बहुत साफगोई के साथ वो बात कह दी। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, ये जो इस्तीफे की बात जो लोग कर रहे हैं, उनसे मैं करबद्ध निवेदन करना चाहती हूँ कि जनता ने अपार प्रेम आपको दिया है। 36-37% आपका वोट बैंक या वोट आधार यहाँ रहा है प्रदेश के अंदर। अगर माननीय गणेश गोदियाल जी को श्रीनगर से 250 वोट कम पड़ते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति की जीत 250 वोट से होती है, तो हज़ारों लोगों का जो आशीर्वाद है वो भी तो गोदियाल जी को प्राप्त हुआ है। क्या वो 250 लोगों को ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए, उन हज़ारों लोगों के ऊपर महत्व दिया जाना चाहिए जिन्होंने
उन्होंने उनको आशीर्वाद स्वरूप अपना वोट दिया है, तो मुझे लगता है कि हार जीत तो 1-2 वोट से भी हो जाती है। ऐसे में ये मैंडेट का अपमान होगा कि हम अपने पद से इस्तीफ़ा दे दें या हम पूरी तरह से अपनी हार मान लें या भावुकता में आकर कुछ ऐसा निर्णय लें जो पार्टी के पक्ष में ना हो। पार्टी को लीड करना है और पार्टी को आगे लेकर जाना है, तो निश्चित तौर पर हमें अपने अंदर की ताकत दोबारा इकट्ठी करनी होगी। और जहाँ तक माननीय हरीश रावत जी के मुख्यमंत्री चेहरे की बात है, तो कभी भी पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं किया था और कहीं ना कहीं ऐसा दूसरे लोगों का परसेप्शन ये भी है कि अगर पार्टी मुख्यमंत्री चेहरा किसी न किसी को घोषित यहाँ पर कर देती तो शायद रिजल्ट्स दूसरे होते। तो जितने मुंह उतनी बातें हैं। कहते ना समरथ को नहीं दोष गोसाई। अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है तो उसमें किसी को कोई खामी नज़र नहीं आ रही। एक भ्रष्टाचारी मंत्री 250 वोट से जीत जाता है और सत्ता की हनक में अपने क्षेत्र में इतने निचले स्तर के बयानबाजियाँ कर रहा है, तो ये राजनीतिक शुचिता और नैतिकता का पतन ही कहा जा सकता है। और कुछ मैं इसको नहीं कह सकती, लेकिन आने वाला भविष्य जनता ने खुद तय किया है। जनता के हाथ में था किसको चुनना है, किसको छोड़ना है। अब मुझे लगता है कि फिर अब उसके रिजल्ट्स के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि अब रिजल्ट्स क्या होंगे। गरिमा जी, जैसे कांग्रेस में लगातार ये एलिगेशंस लगे हैं कि उनमें आपसी फूट रही है, अंदर कुछ ऐसे मतभेद रहे हैं, मनभेद रहे हैं। प्रीतम सिंह जी को देख लिया जाए तो प्रीतम सिंह जी जीते थे और हरीश रावत जी को देख लिया जाए क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच फूट की बात कही गई थी और हरीश रावत अपनी सीट से हार गए थे। तो कहीं ना कहीं अब जो नेताओं का कद है, क्योंकि वोट आधार पे ही बताया जा सकता है कि किसका क्या कद है, तो कहीं ना कहीं प्रीतम सिंह जी का जो कद है वो ऊंचा हो चुका है कांग्रेस में। अब कहीं ना कहीं 2027 की अगर तैयारी करेंगे तो चेहरा हरीश रावत को ना आगे करके प्रीतम सिंह को आगे किया जाएगा। देखिए, ये सब कयासों की बातें हैं, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हैं। 27 में क्या होगा क्या नहीं होगा, 5 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है। लेकिन आप ही के कांग्रेस में ये बोलना, आज सुबह ही मैं एक वीडियो देख रही थी, आप ही की प्रवक्ता द्वारा ये कहा गया कि अब 2027 की तैयारी शुरू कर दो, हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब सभी कांग्रेस को ज़रूरत भी है 2027 की तैयारी करने की। डेफिनेटली मैंने कहा कि हमें तो दोबारा नए रूप से तैयारी करनी ही चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है कि सबको उठ खड़ा होना होगा। अपने अंदर जो उदासी है, मायूसी है, उसको दूर करना होगा, क्योंकि हर बार अंधेरे के बाद उजाला ज़रूर होता है। तो हमें वो होप का दामन या सकारात्मकता का दामन तो छोड़ना ही नहीं है। पॉजिटिव एटीट्यूड तो बहुत ज़रूरी है। और निश्चित रूप से ये गौरवान्वित करने वाली बात है कि देहरादून ज़िले में जिस तरह से माननीय प्रीतम सिंह जी मेरे पूर्व अध्यक्ष भी रहे, इस वक्त नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उन्होंने जिस तरह से जीत दर्ज कराई है, ये अपने आप में हमारे लिए गौरवशाली पल है। मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं माननीय प्रीतम सिंह जी को देना चाहती हूँ। वो डिज़र्व भी करते हैं, जितना वो अपने क्षेत्र के लिए फोकस्ड रहते हैं और जितना काम वो लोगों का कराते हैं, तो वो ये जीत डिज़र्व करते थे। और ऐसे में 27 में क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे लगता है अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, ये 5 साल हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल मेहनत की ज़रूरत है। और बीजेपी ने भी आप लोगों के लिए मैसेज किया है कि आप एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएं, जो गलत उनसे हो रहा है उस पर कड़ी तरीके से आवाज़ उठाएं। आपको क्या लगता है कि आप कहीं ना कहीं मित्र विपक्ष की भूमिका निभाते हैं? नहीं, मित्र विपक्ष तो मैं कतई इस बात को खंडन करती हूँ कि हमने मित्र विपक्ष की भूमिका निभाई, लेकिन कहीं ना कहीं मैं दिग्भ्रमित हूँ कि हमने लोगों की आवाज़ उठाई। आज आप देखिए कि राज्य कर्मचारी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे थे वर्तमान सरकार के कार्यकाल में। पुलिस प्रशासन के लोगों के साथ जिस तरह का धोखा पुष्कर सिंह धामी ने किया, जिस तरह से आप देखिए मातृशक्ति के ऊपर लाठियां चलाई गई, जिस तरह से यहाँ पंडा पुरोहितों का तिरस्कार 2 सालों तक किया गया, अपमान किया गया, जिस तरह से यहाँ बेरोज़गार युवाओं की लंबी कतार बढ़ती ही चली गई और उनकी कोई सुध इस सरकार ने नहीं ली, तो ये हमारे समझ से परे है कि जब हर वर्ग परेशान था समाज का, तो फिर आखिर कांग्रेस को नकारने का कारण क्या रहा। हम या तो अपनी बात जनता तक पहुंचाने में असक्षम रहे, या फिर जो हमारी योजनाएं या घोषणाएं हैं वो करने में हमने देर कर दी, या हम वो इम्पैक्ट नहीं कर पाए, या भारतीय जनता पार्टी की तरह हम दुष्प्रचार नहीं कर पाए। बहुत सारे दुष्प्रचार इस चुनाव के दौरान देखे गए और राजनीतिक शुचिता पूरी तरह से गायब दिखी। जिस तरह से गाली गलौज का एक प्रचलन यहाँ पर देखा गया, अब शायद यही पसंद आ रहा होगा लोगों को, तो वो हमें अपनी कमियां ढूंढनी हैं कि हम शायद और आक्रामक हो सकते थे
और हम एक संस्कारी पार्टी हैं, तो हम अपनी नैतिकता में और संस्कारों में कहीं ना कहीं लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा कि हम कमज़ोर हैं सामने वाले के समक्ष, लेकिन वो कमज़ोरी नहीं थी, वो हमारे संस्कार थे कि हम उतनी आक्रामकता से चुनाव में नहीं आए। लेकिन इस पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उनके पास एक चेहरा था मोदी जी का, जिसके नाम पर, जिनके कार्यों पर वोट पड़े हैं। क्या कांग्रेस ये मानती है कि उनके पास इस तरीके का कद्दावर चेहरा नहीं है? मैं इसे दुर्भाग्यपूर्ण मानती हूँ कि किसी राज्य का चुनाव चल रहा है, किसी नगर निगम का चुनाव चल रहा है, पार्षदों का चुनाव चल रहा है। अब कल को ऐसा भी हो सकता है कि ब्लॉक अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत के चुनाव में भी मोदी जी का ही नाम इस्तेमाल किया जाए। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आप स्थानीय विधायक चुन रहे हैं और दिल्ली के नेताओं का चेहरा देखकर चुन रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में लोकतंत्र को एक बहुत बड़ा डेंट है, क्योंकि हमारा एक फेडरल सिस्टम है, हमारा एक संघीय व्यवस्था है जिसमें स्टेट और सेंट्रल लीडरशिप दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। तो जब आप स्टेट लीडरशिप चुन रहे होते हैं तो आप दिल्ली के नेताओं के बलबूते पर अगर चुन रहे हैं, तो ये इस दल के लिए भी कितना दुखद है जो यहाँ चुनाव जीते हैं, वो अगर सिर्फ मोदी के नाम से अपनी वैतरणी पार कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनके पास अपनी जेब में कोई सौदा ही नहीं था। ठीक है, तो आपने सुना कि गरिमा दसौनी जी ने क्या कुछ कहा, और जिस तरीके की सियासी हलचल चल रही थी कि कहीं ना कहीं हरीश रावत अपने पद से इस्तीफा दे देंगे अब, और जैसे कि उन्होंने कहा था अगर मैं मुख्यमंत्री नहीं बना तो मैं घर बैठूंगा, तो कयास यही लगाए जा रहे थे कि अब उनके घर बैठने का समय आ गया है। तो इस सब पर हमने बातचीत की अभी गरिमा दसौनी जी से, और आगे भी आप लोग को अपडेट देंगे, लेकिन तब तक आप बने रहिएगा परवतजन डिजिटल के साथ।